अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। ये ज़हन में रखना, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन को ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ हो रहे होते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि काफ़ी लंबा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हम इसे बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसलिए टॉपिक कुछ लंबा होगा। तो आप इसको शुरू से आखिर तक देखें। अब ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का मतलब क्या है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब क्या है, ये बातें मैं आपको उस वक्त समझाऊंगा जब हम इस डायग्राम को डिस्कस कर लेंगे, तब ये फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम को डिस्कस करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर ड्रा है यहाँ पर, ये जो रेड कलर का सर्कुलर या थोड़ा सा ठीक है बेजवी सा डायग्राम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। ये सुरख वाला माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, और ये ब्लू में जो मैंने बनाया हुआ है ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स मौजूद होता है। तो अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर जो रेड कलर का मेम्ब्रेन है, इसको मैंने यहाँ पर यूं बनाया, देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये वाला, ये सारा आउटर मेम्ब्रेन है, और ये आगे तक हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन का दूसरा हिस्सा है, क्योंकि ये लिपिड बायलेयर से ही मेम्ब्रेन्स बने होते हैं। ठीक है, तो ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म की तरफ होता है, यानी इससे बाहर सेल का साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, ये एरिया जो है साइटोप्लाज्म होगा सेल का। ठीक है, इसके इर्द गिर्द सेल मौजूद होगा यूं। ठीक है, और ये जो अंदर वाला है इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, यानी देखना ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन था और ये वाला इनर मेम्ब्रेन है, ये जरा ज़हन में रखना, ये वाला इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी ये वाला मेम्ब्रेन और ये वाला जो मेम्ब्रेन है, इसके बीच स्पेस को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इस स्पेस को क्या कहेंगे? इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो हमारा ज्यादा काम इस मेम्ब्रेन के साथ नहीं है, बल्कि ये जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, हमारा काम इसके साथ है, इनर मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, तो अब हम आते हैं इनर मेम्ब्रेन की तरफ। ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें कुछ कम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इसमें कुछ कम्प्लेक्सेस होते हैं जो एक्चुअली प्रोटीन कम्प्लेक्सेस होते हैं। सही है, तो हम इसको चलिए बारी बारी इनको हम ड्रा करते हैं। ठीक है, पहला कम्प्लेक्स हम सिर्फ फर्क करने के लिए, ठीक है, इसको रेड कलर में ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये पहला वाला कम्प्लेक्स मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये। ठीक है, और इसको थोड़ा सा यूं भी ड्रा कर लेते हैं, ये पहला वाला कम्प्लेक्स में ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, इसे हम कहेंगे कम्प्लेक्स 1, इसे क्या कहेंगे? कम्प्लेक्स 1। ठीक है, और इसके बाद मैं ड्रा करता हूँ कम्प्लेक्स 2 को। सही है, इसके बाद मैं ड्रा करूँगा कम्प्लेक्स 2 को। सही, तो अच्छा जी, ये हमारा होगा कम्प्लेक्स 2, ये होगा कम्प्लेक्स 2। ये कम्प्लेक्स 1 को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि इसमें हम काफ़ी काम करेंगे समझने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं इसको ज़रा मिटाने के बाद थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये इस एरिया को मैं मिटा देता हूँ, इसको भी। ठीक है, इस कम्प्लेक्स को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है,
ये अभी ठीक है। तो ये रहा हमारा कम्प्लेक्स 1 और ये है कम्प्लेक्स 2, सही। और इसके बाद फिर कम्प्लेक्स 3 होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर 3 होगा, ठीक है। इसको भी मैं ड्रा कर लेता हूँ। ये कम्प्लेक्स 3 मैंने ड्रा कर लिया, सही। अब इसके बाद हम चलते हैं कम्प्लेक्स नंबर 4 की तरफ। ये कम्प्लेक्स नंबर 4 मैंने ड्रा कर लिया। अभी तक इनके अंदर हमने बहुत सारा काम करना है, ठीक है। फिलहाल हम इसको सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आते हैं लास्ट में कम्प्लेक्स नंबर 4 की तरफ, ठीक है। ये जो कम्प्लेक्स नंबर 4 है ये थोड़ा सा पेचीदा और मुश्किल सा होगा, ठीक है। इसको मैं ज़रा ड्रा करके आपको समझा दूं। ये थोड़ा सा पेचीदा और मुश्किल सा होगा, ठीक है। कोशिश मैं यही करूंगा कि थोड़ा सा आसान बना सकूं इसको। ये एक लास्ट कम्प्लेक्स में इसका ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ, ये असल में बहुत सारे कम्प्लेक्सेस का मजमुआ होता है, ठीक है। ये बहुत सारे कम्प्लेक्सेस का मजमुआ होता है, इसलिए इसको ज़रा मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी तरह इसको ड्रा कर सकूँ। ये इस तरह से, ठीक है। बस आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते रहें तो समझना फिर तो मेरे अंदाजे से आसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसके अंदर बहुत सारे जो है पार्ट्स मौजूद होते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से। इस तरह इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है, अभी आप डायग्राम को जो है अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ तक मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ और इसके बाद जो है इसका निचला हिस्सा हम ड्रा करते हैं। ये इसके बाद मैं इसका निचला हिस्सा ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ से इस तरह से इसको आपने ड्रा करना है, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि आप डायग्राम बिल्कुल इसी तरह ही बनाए जिस तरह से जो है डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है सारे कम्प्लेक्सेस तफसील से बना रहा हूँ। आप लाजमी नहीं कि इसको इस तरह से जो है इतना मुश्किल करके बनाएं, ठीक है। बस आप इसको सिंपल सिंपल सा भी बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए जी, ये जो ये पोर्शन है, ठीक है, इसको हम F1 हिस्सा कहेंगे इसका, ठीक है। ये भी एक कम्प्लेक्स है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ATP साइंथेस। इस कम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, ATP साइंथेस। इस कम्प्लेक्स का नाम होगा ATP साइंथेस, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, ATP साइंथेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम वापस आते हैं अपने डायग्राम के स्टार्टिंग पर जहाँ पर हमने छोड़ा था, ये कम्प्लेक्स 1 से, ठीक है। तो अब देखिए इस कम्प्लेक्स में से ये जो आपको नज़र आ रहा है मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन, कम्प्लेक्स 1, ये 2, ये 3, फिर 4, 5, ठीक है। असल में यहाँ से ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन्स ने ऐसे गुजरना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल करते जाएंगे, ठीक है। आगे की तरफ ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल करेंगे, इधर तक पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे आगे जाएंगे और फिर लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर ATP बन जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस चेन के अंदर, इस ट्रांसपोर्ट की वजह से हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब आपको समझ आया कि इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब हम इसको बिल्कुल तफसील से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए जी, सबसे पहला जो कम्प्लेक्स हमने बनाया इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज। इसका मतलब है ये सारे एंजाइम्स है, ठीक है।
पहले का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और दूसरा वाला इसका नाम होगा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। क्या नाम होगा? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और थर्ड वाले का नाम होगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। सॉरी, थर्ड वाले का नाम होगा साइटोक्रोम सी। मैं यहाँ ड्रा कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ साइटोक्रोम सी ऑक्सी रिडक्टेज। इसका नाम होगा साइटोक्रोम सी ऑक्सी रिडक्टेज, ठीक है। और इसके बाद जो कम्प्लेक्स नंबर 4 है, इसका नाम होगा साइटोक्रोम, ठीक है, ऑक्सीडेज। इसका नाम क्या होगा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और इसका मैंने आपको बता दिया था, इसका नाम होगा ATP साइंथेज, ठीक है। तो ये इनके नाम हुए। पहले स्टेप में हमने इसके डायग्राम बनाए, दूसरे स्टेप में हमने इसके नाम लिखे, ठीक है। अब इसके बाद आप ये बात ज़हन में रखें कि टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैरियर्स जो ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन और क्रेब्स साइकिल से, ठीक है, हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे वो उन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के अंदर, ठीक है, NADH+H+ होंगे और उसके अलावा FADH2 होंगे, ठीक है। ये कहाँ से आए, ठीक है। अब देखिए जी, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस और पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन। ये पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन और ग्लाइकोलाइसिस अगर आपने नहीं देखा तो इसका दूसरा लेक्चर है मेरा, उसको आप देख लें, ठीक है। क्रेब्स साइकिल, ये ठीक है, तीन, ये क्रेब्स साइकिल हुआ, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन और ग्लाइकोलाइसिस। इनसे हमारे पास जो है 10 NADH+H+ आएंगे और 2 FADH2 आएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, यानी इन पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जिनको ये कैरी कर रहे हैं और वो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स है। दोबारा देखिए जी, शुरू से हम जो बात कर रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन होगा, उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होगा। इस इनर मेम्ब्रेन में ये सारा प्रोसेस होना, ये आउटर मेम्ब्रेन हुआ, ये इनर मेम्ब्रेन हुआ जिसके कम्प्लेक्सेस वगैरह हो गए, और ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल से हमारे पास 10 NADH+H+ आए और 2 हमारे पास FADH2 आ गए, सही। अब इसके बाद क्या होगा देखना, कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। ये जो कम्प्लेक्सेस आपने देख लिए ना, इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू दीज कम्प्लेक्सेस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का इस कम्प्लेक्सेस में से, यानी 1 2 3 इसमें से इलेक्ट्रॉन का गुजरना, ठीक है। कम्प्लेक्स 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, 2 NADH+H ग्लाइकोलाइसिस से आएंगे। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन से भी 2 NADH+H+ आएंगे और क्रेब्स साइकिल से फिर 6 NADH+H+ और 2 FADH2 आएंगे। तो फाइनल डेस्टिलेशन इन इलेक्ट्रॉनों का है इज ऑक्सीजन, वेयर ऑक्सीजन विल हेल्प रिड्यूस ऑक्सीजन टू H2O। फाइनली क्या होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जब पहुंचेंगे कम्प्लेक्स 5 के पास, जिसको हम ATP साइंथेज कहते हैं, यहाँ पर, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंच जाएंगे इस जगह में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा और उससे पानी बन जाएगा। और इस दौरान तो ऑक्सीजन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है। इस दौरान हाइड्रोजन आयंस आर आल्सो रिपेल्ड आउट, इस दौरान हाइड्रोजन आयंस बाहर जाएंगे इस प्रोसेस में, और हाइड्रोजन आयन हेल्प करेंगे ATP बनाने में। किस तरह, ये बाद में हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर हो गया, इसको हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वापिस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखिए जी, ठीक है, यहाँ कम्प्लेक्स 1 से हम बात स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब आएंगे, यानी NADH+H+ की शक्ल में या FADH2 की शक्ल में, किसी भी शक्ल में इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या होगा, अब इसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे। तो देखिए जी,
होगा क्या, ठीक है, कि NADH प्लस H प्लस, इसके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है, इसके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, कम्प्लेक्स 1 को दे देंगे, ठीक है। कम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे यहाँ पर FMN होगा, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को दे देंगे, सही। अब फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को आयरन सल्फर सेंटर्स होंगे यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, आयरन सल्फर सेंटर, या हम इनको कहते हैं आयरन सल्फाइड्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक आयरन सल्फाइड के पास जाएंगे, वो दूसरे के पास भेजेंगे, वो तीसरे के पास भेजेंगे, इस तरह इनके चेन से गुजर कर, ठीक है, इनकी चेन से गुजर कर आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके पास, N-2 के पास। और ये N-2 क्या चीज़ है, ठीक है, ये है आयरन सल्फर सेंटर, इसको क्या कहेंगे, आयरन सल्फर सेंटर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे आयरन सल्फर सेंटर के पास, ठीक है। तो दोबारा देखिए जी, NADH प्लस H प्लस ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए और खुद कन्वर्ट हुआ NADH में, खुद किस में कन्वर्ट हुआ, NADH में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए। ये इलेक्ट्रॉन FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास जाएंगे, वहां से मुख्तलिफ आयरन सल्फर सेंटर से गुजरते हुए ये इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, ठीक है। तो सॉरी, इधर ये NADH, ये NAD प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को दे देगा, फिर वो सीरीज ऑफ आयरन सेंटर्स को दे देगा, इसको हम कहते हैं सीरीज ऑफ आयरन सेंटर्स, ठीक है। इधर से ये फिर आयरन सल्फर सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे फिर मूव करेंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके बाद क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, सही। ये इलेक्ट्रॉन्स अब यहां से आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स अब आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इस दौरान क्या होगा, इनके साथ 2 हाइड्रोजन भी ऐड हो जाएंगे, यहाँ अंदर से 2 हाइड्रोजन भी इसमें आकर के ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 2 H प्लस भी इसके साथ, यानी H प्लस अंदर मौजूद थे, ये भी इसके साथ आकर के मिल जाएंगे, ठीक है। ये जब इसके साथ मिल जाएंगे तो फिर एक कम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक कम्प्लेक्स बन जाएगा और उस कम्प्लेक्स को हम कहते हैं, ठीक है, ये QH2 बन जाएगा, ठीक है। पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा, ठीक है, ये QH2 बन जाएगा। और QH2 क्या चीज है, ये कोएंजाइम Q10 इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं कोएंजाइम Q10, कोएंजाइम Q10। ये इलेक्ट्रॉनों को कैरी करेगा इस चेन के अंदर, ठीक है। ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं कोएंजाइम Q10, क्या कहेंगे इसको, कोएंजाइम Q10। और ये कोएंजाइम इन इलेक्ट्रॉनों को, अब ये 2 हाइड्रोजन का ये देखना, अब ये कोएंजाइम क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ कैरी करेगा इस चेन में, इन इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ इस चेन में लेकर के आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स 1 की बात थी, अगर आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ सफर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ सफर करना शुरू कर देंगे, ठीक है, इस दौरान क्या होगा देखना जरा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ठीक है। इस दौरान क्या होगा, यहाँ से 4 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से 4 हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ पंप होकर निकल जाएंगे। यहाँ से देखना, यहाँ से 4 हाइड्रोजन आयंस पंप होकर बाहर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयंस बाहर चले गए, सही। अब इसके बाद ये फिर मूव करेगा आगे की तरफ, ये प्रोसेस, ठीक है,
ये प्रोसेस क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा कम्प्लेक्स 2 की तरफ। ठीक है, अब ये बात आप जहन में रखिए कि कम्प्लेक्स 2 में ये कोई काम नहीं करेगा बल्कि सीधा कम्प्लेक्स 3 की तरफ पहुंच जाएगा। ये जो QH2 है ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट चला जाएगा कम्प्लेक्स इसके पास। ठीक है, ये मैं इसको बना रहा हूं। ठीक है, इधर मैं थोड़ा सा इसको, ये Q, ये H2, ये आपको नजर आ रहा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये अब ये पहुंचेगा कम्प्लेक्स 3 के पास। ठीक है, किसके पास पहुंचेगा, कम्प्लेक्स 3 के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये यहां से ऐसे मूव हुआ और कम्प्लेक्स 2 के साथ ये कोई फंक्शन इसका नहीं होगा, ये कम्प्लेक्स 3 के पास पहुंच जाएगा। अब जो कम्प्लेक्स 3 होगा इसके भी कुछ इसके अंदर इसके कुछ सब यूनिट्स होंगे। ठीक है, कम्प्लेक्स 3 के अपने कुछ सब यूनिट्स होंगे, उसको मैं ड्रा कर लेता हूं। ठीक है, इसके कुछ सब यूनिट्स होंगे, यहाँ पर मैं उनको ड्रा कर लेता हूं। ठीक है, ये इसके सब यूनिट्स होंगे, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये QH2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ आके मिल जाएगा। और ये भी जहन में रखना, इस पूरे को हम साइटोक्रोम C भी कहते हैं। ठीक है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, साइटोक्रोम C। ठीक है, इस कम्प्लेक्स को हम साइटोक्रोम, कॉमनली इसको हम साइटोक्रोम C कहते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम C क्या कहते हैं इसको, साइटोक्रोम C। ठीक है, C को मैं अंदर लिख लेता हूँ ताकि जो है थोड़ा सा ये साइटोक्रोम C। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो देखिए जी, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, कम्प्लेक्स 3 के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये कम्प्लेक्स 3 के अंदर जो ये वाला यूनिट है इसका। ठीक है, इसको हम कहते हैं साइटोक्रोम B। क्या कहेंगे इसको, साइटोक्रोम B। और ये ऊपर वाला इसका होगा साइटोक्रोम C। और ये वाला जो ब्लैक वाला ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये कहलाएगा साइटोक्रोम C1। क्या कहलाएगा, साइटोक्रोम C1। तो देखिए साइटोक्रोम्स का एक सीरीज है। ठीक है, साइटोक्रोम C1 है, साइटोक्रोम C है और साइटोक्रोम B। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जब इसके पास आकर के पहुंच जाएगा। ठीक है, ये इसके पास आकर के हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आकर पहुंच गए। ठीक है, अब इस दौरान होगा क्या, ठीक है, इस स्टेप के अंदर, इस स्टेप के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर अब देखना जी, इस दौरान दोबारा 4 हाइड्रोजन बाहर की तरफ पंप हो जाएंगे। ठीक है, मैं जरा इसको इस तरफ कर लेता हूँ यहाँ पर, इस दौरान ये साइटोक्रोम C वाली जगह पर। ठीक है, इस दौरान क्या होगा कि दोबारा जो है 4 हाइड्रोजन आयंस बाहर की तरफ पंप करेगा ये कम्प्लेक्स। ठीक है, ये कम्प्लेक्स क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन आयंस को बाहर की तरफ पंप कर देगा। ठीक है, ये देखिए जी, यहाँ से मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। ये यहाँ से दोबारा जो है 4 हाइड्रोजन बाहर की तरफ, 4 हाइड्रोजन आयंस, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन आयंस, इस दौरान दोबारा 4 हाइड्रोजन आयंस बाहर की तरफ क्या हो जाएंगी, पंप हो जाएंगी। दोबारा बाहर की तरफ 4 हाइड्रोजन्स निकल जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से निकल जाएंगे और ये जो QH2 है, ठीक है, ये अब आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये ठीक है, मैं इसको जरा दोबारा ग्रीन में ही ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, अब QH2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन रिपेल, ये कम्प्लेक्स इस दौरान हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर पहुंच जाएंगे इस दौरान ये कम्प्लेक्स काम करना शुरू कर देगा और ये कम्प्लेक्स हाइड्रोजन आयंस को बाहर फेंक देगा। और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है करंट पैदा करते हैं। ठीक है, इनके करंट की वजह से ये कम्प्लेक्स काम कर रहा है। तो ये कम्प्लेक्स क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस को बाहर की तरफ फेंक देगा। इस तरह ये जो है प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयंस बाहर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज और भी आप देख लें। ठीक है, इसका एक पोर्शन मैंने नहीं बनाया था,
ये इसके 4 सब यूनिट्स होते हैं। एक सब यूनिट यहाँ पर भी इसका मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं रेसिक आयरन सल्फर प्रोटीन्स। ठीक है, रेसिक आयरन सल्फर प्रोटीन्स। लेकिन इसका इतना काम नहीं, इसलिए बस हम इसको लिखते नहीं है ना इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली। ठीक है कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए। ठीक है, अब इससे आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये इससे आगे हम कम्प्लेक्स 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये कम्प्लेक्स 4 है। अब कम्प्लेक्स 4 को हम डिस्कस करेंगे कि कम्प्लेक्स 4 में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जी, कम्प्लेक्स 4 के अंदर अगेन इसके 3 सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ये मैं इसके सब यूनिट्स ड्रा कर लेता हूँ, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये इसका 1 है, ये यूनिट 2 है और ये इसका यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, ये कम्प्लेक्स 4 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो साइटोक्रोम सी था, ये इधर देखना जी, ये जरा ज़हन में रखना, ये जो साइटोक्रोम सी था ना, अब ये यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये साइटोक्रोम सी क्या करेगा, यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, ये जहन में रखना कि अब इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, साइटोक्रोम सी के पास। ठीक है, इधर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए थे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास होंगे। साइटोक्रोम सी इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जी, इस साइटोक्रोम सी को मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। ये है साइटोक्रोम सी जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, साइटोक्रोम सी जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि साइटोक्रोम सी मूव करके यहाँ पर आ चुका है, इसलिए इसको अब मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, कि साइटोक्रोम सी यहाँ से जा चुका। ठीक है, अब साइटोक्रोम सी यहाँ से जा चुका और साइटोक्रोम सी यहाँ से निकलकर यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, ये वाला। तो साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर आ गया। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से यहाँ पर भी क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, अब गौर करना, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये अब ट्रांसफर होकर इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इस दौरान ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या काम करेंगे कि ये यहाँ से, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ ऑफ ऑक्सीजन। ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है 1 ऑक्सीजन। ठीक है, ऑफ का क्या मतलब है, 1 ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन मिल जाएगा 2 हाइड्रोजन आयंस के साथ। ठीक है, ये जो अंदर हाइड्रोजन आयंस मौजूद होंगे, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलेगा। अब इसके बाद देखना होगा क्या, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलने के बाद ये इस कम्प्लेक्स 3, 1 और 2 में से गुजर कर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। ठीक है, ये क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। दोबारा देखना जी, साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉनों को लेकर यहाँ आ जाएगा कम्प्लेक्स 4 के पास। ये इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स 4 में अंदर सब यूनिट्स में इंटर हो जाएंगे और इस दौरान यहाँ से एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर इन सब यूनिट्स की मदद से और इलेक्ट्रॉनों की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया, मैट्रिक्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब इस दौरान यहाँ पर एक और प्रोसेस भी होगा। ठीक है, इस दौरान यहाँ पर एक और प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस क्या होगा कि इस दौरान यहाँ से 2 हाइड्रोजन मजीद रिपेल होकर बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन मजीद रिपेल होकर बाहर गए। अब आप जरा गौर करें। ठीक है, पहले स्टेप में 4 हाइड्रोजन यहाँ रिपेल हुए थे, उसके बाद 4 हाइड्रोजन यहाँ पर रिपेल हुए और उसके बाद 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रिपेल हुए। ठीक है, तो टोटल इस वक्त तक 10 हाइड्रोजन रिपेल हो चुके हैं। टोटल इस वक्त तक कितने हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन रिपेल हो चुके हैं। सही, तो इसके बाद हम चलते हैं इसके पॉइंट नंबर 7 पर। ठीक है, चलिए जी, ठीक है,
अब कुछ बातें मजीद मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ठीक है। अब हम एटीपी सिंथेज की तरफ आएंगे जहां पर एटीपी बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जी, मैंने अभी आपको बताया कि कम्प्लेक्स 1, 3 और 4, कम्प्लेक्स 2 तो यूज नहीं हुआ था यहाँ पर ना। कम्प्लेक्स 1, 3 और 4 ने 10 हाइड्रोजन आयंस बाहर पंप किए हैं। देखिए इस पे, ठीक है, इसको अच्छी तरह समझना गौर से, ठीक है। देखिए कम्प्लेक्स 1 ने 4 और उसके बाद 2 ने तो कोई काम नहीं किया था। कम्प्लेक्स 3 ने फिर 4 हाइड्रोजन्स और फिर इसने कम्प्लेक्स 4 ने भी 2 हाइड्रोजन बाहर पंप किए। इस तरह कुल कितने 10 हाइड्रोजन बाहर पंप हुए हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हम चलते हैं कम्प्लेक्स नंबर 5 की तरफ, यहाँ पर, ठीक है, इधर आ जाएंगे। ये कम्प्लेक्स नंबर 5। अब ये जो कम्प्लेक्स नंबर 5 है इसके बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। इसके काफी सारे क्या होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं। तो अब ये ज़हन में रखना पहले, ठीक है, कि जितने भी हाइड्रोजन आयंस बाहर पंप हो चुके हैं इनको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। तो कुल 10 हाइड्रोजन आयन बाहर पंप हुए थे ना, 5, 6, 7 और 8, 9 और 10। तो कुल 10 हाइड्रोजन आयंस बाहर पंप हुए थे, ठीक है। अब ये सारे के सारे हाइड्रोजन आयंस बाहर मौजूद हैं इनर, यानी जो दो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया के उनके बीच ये दोनों हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। तो अब देखिए जी, इसमें ये हमने कहा था F1, ये जो निचला हिस्सा है इसका, ठीक है, एटीपी सिंथेज का, ये F1 कम्प्लेक्स कहलाता है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये F0 कम्प्लेक्स कहलाता है, ठीक है। ये F1 कम्प्लेक्स हुआ और ये ऊपर वाला F0 कम्प्लेक्स इसका हुआ, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे सब यूनिट्स है जिसको अभी मैं इनके नाम यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर काफी सब यूनिट्स है जिनके नाम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर, ठीक है, एक सब यूनिट इसका होगा ये, ठीक है, अल्फा, और ये वाला जो है B2 होगा, और इसी तरह ये डेल्टा सब यूनिट्स इसके अंदर होते हैं, बीटा होते हैं, अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं। इसके अलावा अल्फा, अल्फा, और इसके अलावा बहुत सारे एप्सिलॉन सब यूनिट होता है इसके अंदर, और इसको C10 कहते हैं क्योंकि इसके 10 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही एटीपी सिंथेज है, ये काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोटीन है और बहुत सारे इसके सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। इस दौरान होगा क्या, ठीक है, इस दौरान ये होगा कि ये जो हाइड्रोजन थे इसमें से 4 हाइड्रोजन अंदर की तरफ पंप हो जाएंगे, ये, ठीक है, इसमें से 4 हाइड्रोजन अंदर की तरफ पंप हो जाएंगे, ठीक है, इस सब यूनिट के थ्रू। ये 4 हाइड्रोजन अंदर की तरफ ये पंप कर लेगा ये सब यूनिट, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो है फिर अंदर की तरफ चले, ये अंदर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ये 4 हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयंस ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आ जाएंगे और इस दौरान क्या होगा, ठीक है, इस दौरान एटीपी बन जाएगा, ठीक है। इस दौरान क्या होगा, यहाँ पर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मौजूद होंगे और उसके साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट भी मौजूद होंगे, तो ये बन जाएगा एटीपी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एटीपी। यानी ये जो हाइड्रोजन आयंस अंदर की तरफ इंटर होंगे, यही हाइड्रोजन आयंस एडीपी को इतनी एनर्जी देंगे कि वो इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ बाइंड होकर के एटीपी बना देगा, ठीक है। तो ये एडीपी जो है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फास्फेट अंदर मौजूद थे। ये हाइड्रोजन आयंस जब अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये वाला जरा देखना, ये C10 ये मूव करेगा, ऐसे राउंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये मूव करेगा इस दौरान ये एडीपी ये इतना एनर्जी अंदर आ जाएगा कि एडीपी इस फास्फेट के साथ बॉन्ड बनाकर एटीपी प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। तो देखिए जी, इसके अंदर यहाँ पर अल्फा और बीटा सब यूनिट्स एटीपी बना रहे होते हैं, ठीक है।
ये जो अल्फा और बीटा सब यूनिट्स हैं ये क्या बना रहे होते हैं, एटीपी बना रहे होते हैं। ठीक है, ये अल्फा यूनिट्स हुए, ये बीटा यूनिट्स हुए, ये एटीपी बनाते हैं। एटीपी सिंथेज उस वक्त एटीपी बनाएगा जब हाइड्रोजन आयंस गुजरेंगे, यानी ये जो एटीपी सिंथेज है ना, ये उस वक्त एटीपी बनाएगा जब हाइड्रोजन आयंस यहाँ से मूव करेंगे इन कम्प्लेक्सेस में से। ठीक है, और 4 हाइड्रोजन आयन एक एटीपी बनाएगा। अब ये ध्यान में रखना, ठीक है, कि 4H प्लस एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, 4H प्लस क्या करेंगे, 1 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे। इधर अंदर बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे जो एटीपी बनते रहेंगे। और चूंकि इस प्रोसेस में ये कुल कितने हैं, 10 हाइड्रोजन आयंस है ना, तो 10 हाइड्रोजन आयंस का मतलब ये होगा कि ये 10 हाइड्रोजन आयंस, 4 हाइड्रोजन आयन एक एटीपी बना रहे थे, फिर 4 एक एटीपी बनाएंगे और 2, इसका मतलब है 2.5 एटीपी बना सकते हैं। ठीक है, ये कितने एटीपी बना सकते हैं, 2.5, यानी डाई एटीपी बना देंगे। ठीक है, तो ये 10 हाइड्रोजन आयन डाई एटीपी बनाएंगे, या हम यूं कह सकते हैं कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे इस कम्प्लेक्स में से, ठीक है, इस मेम्ब्रेन में से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब आखिर तक चले जाएंगे इस दौरान 2.5 एटीपी बन जाएंगे। ठीक है, 2.5 एटीपी क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे इस दौरान। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कुछ बेसिक्स। अब इसमें सिर्फ एक बात और रह गई है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की। ठीक है, बाकी बात कंप्लीट हो गई है, और वो बात ये है कि ये जो कम्प्लेक्स 2 है ये कब काम करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस कम्प्लेक्स 2 के काम की तरफ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये कम्प्लेक्स 1 आपको जो है अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए अब हम आएंगे कम्प्लेक्स 2 की तरफ। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसको, कम्प्लेक्स 2 को। सही, अच्छा जी, अब इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स 2 को, कम्प्लेक्स 2 कब काम करेगा और किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो देखिए जी, कम्प्लेक्स 2 में हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जो क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल या जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल में एक कंपाउंड बनता है सक्सीनेट। ठीक है, ये सक्सीनेट क्या करता है, क्रेब्स साइकिल में सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाता था फ्यूमारेट में। ठीक है, एक और कंपाउंड फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो जाता था। इस दौरान क्या हो जाएगा, ठीक है, ये जो सक्सीनेट था ये क्या करेगा कि इसमें से एक सक्सीनेट यहाँ पर आएगा इस कम्प्लेक्स के पास, ये क्या करेगा, एक FAD रिलीज, ये FAD के साथ मिलकर FADH2 बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब है सक्सीनेट से, सक्सीनेट जब फ्यूमारेट बना था उस दौरान इसमें से 2 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकले थे। दोबारा देख लीजिए, क्रेब्स साइकिल के अंदर सक्सीनेट जब कन्वर्ट हुआ था फ्यूमारेट में, इस दौरान इससे 2 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकले थे। ठीक है, H, और अब ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पर FAD को दिए गए हैं जो FADH2 में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो ये FADH2 जब दोबारा FAD बनेगा तो ये उन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। ये क्या करेगा, उन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। साथ में ये भी आप ज़हन में रख लें, ठीक है, कि इस कम्प्लेक्स के जो है 4 पार्ट्स होंगे। ठीक है, ये कम्प्लेक्स भी जो है 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। इसके यानी आप यूं कह सकते हैं इसके 4 सब यूनिट्स होंगे। ठीक है, इस तरह से ये इसके 4 सब यूनिट्स होंगे। ठीक है, दोबारा देखिए जी, सक्सीनेट जो क्रेब्स साइकिल का एक स्टेप था,
कन्वर्ट हुआ था फ्यूमारेट में, उस दौरान ये 2 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा जो वो FAD को दे देता है और FAD इनको लेकर FADH2 बन जाता था। FADH2 जब दोबारा FAD बन जाएगा, इस दौरान इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। ठीक है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये आयरन सल्फर सेंटर्स के पास जाएंगे। ठीक है, दोबारा देखिए जी, ये आयरन सल्फर सेंटर्स में से गुजरेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए आयरन सल्फर सेंटर से जा रहे थे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी ये आयरन सल्फर सेंटर से गुजरेंगे। ठीक है, और इस दौरान गुजरते हुए ये इलेक्ट्रॉन आखिरकार दोबारा किसके पास चले जाएंगे, वो जो कंपाउंड था ये वाला, ठीक है, ये इसके पास चले जाएंगे। जैसे उसने अपने इलेक्ट्रॉन इस Q को दे दिए थे, बिल्कुल इसी तरह ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इस Q यानी कोएंजाइम Q10 को दे देगा। ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q10 को दे देगा। ठीक है, और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q10 को दे देगा, बाकी बिल्कुल वही प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कि ये जो Q10 तक H2 है या कोएंजाइम Q10 है, ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह चला जाएगा। ठीक है, कम्प्लेक्स आगे कम्प्लेक्सेस की तरफ, यानी ये कम्प्लेक्स 3 के अंदर चला जाएगा और इसी तरह जो है आगे चलता रहेगा कम्प्लेक्स 4 में। ठीक है, ये बिल्कुल वही प्रोसेस दोबारा चलेगा, कम्प्लेक्स 4 में चला जाएगा और बाद में ये चला जाएगा आखिरकार कम्प्लेक्स 5 के अंदर। ठीक है, और कम्प्लेक्स 5 में जाने के बाद अब ये ध्यान में रखना कि ये जब मूव करेगा आगे की तरफ, ठीक है, तो ये एक मर्तबा 4 हाइड्रोजन आयन्स रिपेल करेगा। मैं इसको अब ड्रा नहीं करूंगा, या चले मैं ऐसा करता हूं कि जो पुराने हाइड्रोजन आयन्स थे उसको मैं एक दफ़ा रिमूव कर लेता हूं। अब मैं इसके हाइड्रोजन आयन्स बना लेता हूं। ठीक है, ये मैंने इसको रिमूव कर दिए और ये हाइड्रोजन आयन्स भी मैंने रिमूव कर दिए। ये वो हाइड्रोजन आयन्स थे जो पिछले स्टेप में रिलीज हुए थे। ठीक है, अब हम सिर्फ इसके हाइड्रोजन आयन्स की बात करेंगे। ठीक है, कि इस दौरान कितने हाइड्रोजन आयन्स बाहर की तरफ रिपेल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए जी, पहले कम्प्लेक्स 3 पे हम आते हैं। ठीक है, इस दौरान यानी ये जो Fa, इस दौरान ये सक्सीनेट और FADH2 वगैरह, इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये जब पहुंचेंगे कम्प्लेक्स 3 के पास। ठीक है, तो इस दौरान कम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचने के बाद ये क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन ये दोबारा, ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर रिपेल कर देंगे। ठीक है, 4 हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर ये रिपेल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जब जाएंगे कम्प्लेक्स 4 की तरफ, तो कम्प्लेक्स 4 पर पहुंचकर ये फिर 2 हाइड्रोजन आयंस रिपेल करेंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन आयंस रिपेल कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने सिर्फ 6 हाइड्रोजन आयंस बाहर की तरफ रिपेल किए। ठीक है, इसमें से मैं कुछ को, यानी इस दौरान क्या हुआ ये मैं मिटा देता हूं, तो कुल 6, ठीक है, कुल इसने कितने हाइड्रोजन आयंस रिपेल किए, 6। ठीक है, 4 यहाँ पर रिपेल हुए और कम्प्लेक्स 4 में 2 हाइड्रोजन आयंस रिपेल हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल 6 हाइड्रोजन आयंस इसने रिपेल कर दिए, बिल्कुल पहले की तरह। इसमें से 4 हाइड्रोजन आयंस इन सब यूनिट्स में गुजर कर जब अंदर जाएंगे तो इस दौरान ये ADP को किस में कन्वर्ट करेंगे, ATP के अंदर, और बिल्कुल वही प्रोसेस होगा। ठीक है, अब सिर्फ ये बात करना बाकी रह गया है कि 4 हाइड्रोजन एक ATP बनाएंगे तो 6 हाइड्रोजन 1.5 ATP बनाएंगे। तो इस दौरान कितने ATP बनेंगे, 1.5, यानी ये कुल जो 6 हाइड्रोजन है ये कितने 1.5 ATP बना रहे होंगे। ठीक है, पिछले में डाई ATP बन रहे थे, 2.5 ATP बन रहे थे, और इस वक्त जब ये वाला प्रोसेस होगा, ठीक है, यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये आखिर में पहुंचकर सिर्फ 1.5 ATP या 1.5 ATP ये रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था। अब देखिए जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसको क्यों कहते हैं, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि मुसलसल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस मेम्ब्रेन के अंदर